ये सिर्फ विषय 26,000 का नहीं है। बहुत जल्द आपको सुनने को मिलेगा कि प्राइमरी शिक्षक जो हैं वो भी कई हजार हैं। कई नगर निगम, नगर निकाय में भी अवैध रूप से नौकरियां हुई हैं। ये सारा विषय सामने आने वाला है। और आज मुख्यमंत्री ने जय हिंद। पश्चिम बंगाल में रोजगार जीरो बट्टा सन्नाटा है। दूसरी तरफ राज्य की मुख्यमंत्री कहती है मूढ़ी घुगनी बेच दीजिए, आलू चप बेचिए, चाय बेचिए, ये रोजगार है। और उसी बीच 26,000 लोगों की नौकरी चली गई। अब सोचिए, जिस राज्य में रोजगार जीरो बट्टा सन्नाटा है, उस राज्य में अगर 26,000 नौकरी चली जाती है तो उन लोगों का परिवार चलाना कितना मुश्किल हो जाता है, ये आप सभी को पता है। हालांकि कुछ साल पहले एक विचारपति के द्वारा बोला गया था 7,000 जो नौकरियां उनको बातिल कर देने के लिए। उस समय राज्य के मुख्यमंत्री ने विरोध किया था और अब सुप्रीम कोर्ट का राय आया है 26,000। अभी भी राज्य के मुख्यमंत्री विरोध कर रही है। हमारे साथ बीजेपी नेताओं में से क्या बोलिएगा? उस समय भी मुख्यमंत्री का विरोध था, अभी भी सुप्रीम कोर्ट का विरोध कर रही है। देखिए, विषय पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार का है। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ है, एसएससी, प्राइमरी और न जाने और कितने भर्ती घोटाले हुए हैं, और ये पूरा का पूरा जो विषय था, ये भ्रष्टाचार का विषय माननीय उच्च न्यायालय में गया कलकत्ता। उस कलकत्ता उच्च न्यायालय ने जांच की व्यवस्था में ये पाया कि इन नौकरियों में बड़ी धांधली हुई है, और उन्होंने चिन्हित करते हुए 7,000 या 7,000 के आसपास कुछ लोगों को बताया कि इनकी नौकरी गलत तरीके से हुई है, इनकी नौकरी रद्द की जाए। तब मुख्यमंत्री ने कहा कि आप कैसे तय करेंगे कि कौन सही है और कौन गलत है, जिसका नतीजा ये हुआ कि ये पूरा का पूरा विषय, ये पूरा का पूरा जो एसएससी भर्ती का पूरा पैनल था, इस पैनल को ही कलकत्ता उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। और जब ये इसकी ऊपर सुनवाई राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ले जाने का काम किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उसी आदेश को बहाल रखा और 26,000 लोगों का, मतलब वो पूरा नौकरी का जो प्रक्रिया था। अब आप समझिए, जिस नौकरी के पूरे प्रक्रिया में जिसके व्यवस्था के लोग, उसको चलाने वाले लोग, परीक्षा लेने वाले लोग, परीक्षा लेने वाली संस्था, सबका मिली भगत है। ऐसे इसके चक्कर में आज 26,000 लोगों की नौकरी चली गई है। ये सिर्फ विषय 26,000 का नहीं है। बहुत जल्द आपको सुनने को मिलेगा कि प्राइमरी शिक्षक जो हैं वो भी कई हजार हैं। कई नगर निगम, नगर निकाय में भी अवैध रूप से नौकरियां हुई हैं। ये सारा विषय सामने आने वाला है। और आज मुख्यमंत्री ने तो जो किया है वो लोगों के सोच के बाहर है। आज कलकत्ता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में मुख्यमंत्री ने एक सम्मेलन किया। उस सम्मेलन में उन्होंने उन लोगों को बुलाया जिनको वो बोलती हैं कि ये वैध हैं, मतलब जिनका नौकरी सही तरीके से हुआ है, उनको उन्होंने बुलाया। ममता बनर्जी जी के पास ऐसा कौन सा मशीन है जिससे वो पता लगा ली कि कौन वैध है और कौन अवैध है? अब तो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उस सभा में जो लोग बैठे थे, आधे से ज़्यादा लोग भाड़े पर लाए गए लोग थे, जिनका इस पैनल से कोई लेना देना, जिनका नौकरी से लेना देना नहीं है, ना जो नौकरी करते हैं, ना नौकरी मिली है, ना नौकरी गई है। मुख्यमंत्री जी जो कर रही हैं, इसके पहले भी उन्होंने ऐसा ही किया है। आरजीकर हॉस्पिटल की जो घटना हुई, उस घटना के बाद भी मुख्यमंत्री ऐसे ही डॉक्टरों से मिलने गई थी। बहुत बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कहा था। नतीजा आपके सामने है, शून्य। उनकी पुलिस ने सारे सबूत मिटाए, सारे गवाह मिटाए, और आज नतीजा ये निकला कि उस पूरे मामला में लोगों को हाथ मलना छोड़कर किसी के पास कुछ बचा नहीं है। ना जो लड़की मरी उसके परिजनों को न्याय मिला और ना ही डॉक्टरों को न्याय मिला। सबका आंदोलन धरा का धरा रह गया। तो आपको समझना होगा कि मुख्यमंत्री ये एक चीज़ तो आज उन्होंने स्पष्ट किया कि हजारों की संख्या में ऐसे लोग हैं जिनका अवैध रूप से नौकरी हुआ था। इसका मतलब भ्रष्टाचार हुआ है। इसका मतलब भ्रष्टाचार हुआ है, ये प्रमाणित होता है, उनके शिक्षा मंत्री जेल में है। भ्रष्टाचार हुआ है, ये प्रमाणित अगर होता है तो रुपए का लेन देन हुआ है, ये भी प्रमाणित है। जो रुपया पार्थो चटर्जी की बांधवी के घर से मिला था वो इसी विषय से जुड़ा हुआ था। जो रुपया लिप्स एंड बाउंस के काली घाटेर काकू के पास जिनका प्रमाण है वो भी है, और उनका ये बयान भी सत्य है जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरे साहब तक किसी का उंगली नहीं पहुंच सकता है। मेरे साहब अभिषेक बनर्जी। तो ये जो भर्ती घोटाला हुआ है, इसका तार सिर्फ पार्थो चटर्जी तक नहीं है, इसका तार सीधे कालीघाट और हरीश चटर्जी तक जुड़ा हुआ है। ये ममता बनर्जी जी लिपापोती कर रही हैं। आज उन्होंने जिस तरीके का बयान दिया है, ये अपने आप में एक विवादास्पद है। उन्होंने कहा है कि मैं सबसे पहले जिनकी योग्यता है, जो योग्य शिक्षक हैं, उनका नौकरी नहीं जाएगा उसकी व्यवस्था करूंगी, और उसके बाद
दूसरा व्यवस्था वो उनका भी करेंगी जो गलत तरीके से नौकरी पाए हैं, मतलब जो घूस देकर नौकरी पाए हैं, जो नेताओं के पैरवी पे नौकरी पाए हैं, जो रुपए के बदौलत नौकरी पाए हैं, जो खाली खाता छोड़ के आए हैं नौकरी पाए हैं, मुख्यमंत्री उनका भी व्यवस्था करेंगी। इसलिए करेंगी कि अगर उनका व्यवस्था नहीं करेंगी तो वो लोग रास्ता पर चिल्लाएंगे, नेताओं के नाम बताएंगे, किनको पैसा दिए हैं, कितना रुपया लिया गया है, और उसके बाद मुख्यमंत्री कालीघाट से बाहर निकल के अपना मुंह नहीं दिखा पाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा है कि जो योग्य है उनको भी नौकरी मिलेगा और जो अयोग्य है उनको भी नौकरी मिलेगा। मजा का बात यह है, जो मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल पुलिस की मंत्री हैं, पुलिस में रिक्त पदों की संख्या लाखों में है, उसको भरने के बजाय सिविक पुलिस रखती हैं। जो मुख्यमंत्री अस्पतालों में नर्सिंग स्टाफ के जगह पर सिविक नर्स रख रही हैं, वही मुख्यमंत्री आज खुलेआम मंच से बोलती हैं कि आपको चिंता करने का ज़रूरत नहीं है, आपको नौकरी से कोर्ट बर्खास्त नहीं किया है, आपके खिलाफ सिर्फ आदेश आया है, आप वॉलेंटरली काम करिए। माने अभी तक तो हम लोग सिविक वॉलेंटियर सुने थे जो पुलिस का काम करते थे, अभी हम लोग सिविक वॉलेंटियर देखे हैं जो अस्पतालों में काम कर रहे हैं। अब हम लोग को सिविक वॉलेंटियर्स मिलेगा जो स्कूलों में शिक्षक के रूप में काम करेंगे। आप समझ रहे हैं कि ममता बनर्जी का मानसिक दिवालियापन कहाँ चला गया है। शिक्षकों को भी सिविक में लाना चाहती हैं। आखिर बंगाल का भविष्य ममता बनर्जी जी कहाँ ले जाना चाहती हैं। पूर्ण रूप से उनके नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और वो एक एक करके प्रमाणित होते जा रहा है। उसके बावजूद भी उनके मुंह से इस तरह का बात निकालना, मुझे ऐसा लगता है कि वो इस भ्रष्टाचार को स्वीकार कर ली हैं, उनको जेल जाने से डर लग रहा है, इसलिए वो जिनकी नौकरियां गई है उनको किसी भी तरह मैनेज करने में लगी हुई हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आरजी कौर का जब घटना हुआ, मुख्यमंत्री नेताजी इंडोर स्टेडियम में उन लोगों के साथ भेंट की, ये टीचर वाला मैटर हुआ, नेताजी इंडोर स्टेडियम में भेंट की, तो नेताजी इंडोर स्टेडियम से कुछ तार जुड़ा हुआ है क्या? क्योंकि जब भी अगर कोई बात करना होगा तो पब्लिकली आके बात करना चाहिए, नेताजी इंडोर स्टेडियम ही क्यों खोज के निकाल लेती है? देखिए, वो कलकत्ता पुलिस का सेफ जोन है, पुलिस के देख रेख में होता है, और आज के डेट में तो ऐसा स्थिति है कि इनके पार्टी का भी जो कार्यक्रम होता है उसको भी पुलिस ही मैनेज करता है। और ऐसे में पुलिस के मैनेजमेंट में आज आप देखे होंगे 12 बजे के पहले 11:30 बजे से 12 बजे तक इंडोर स्टेडियम के बाहर का जो दृश्य था, वो दृश्य ऐसा लगता था कि जैसे वहाँ युद्ध छिड़ गया है। बच्चे, मतलब जो शिक्षक हैं जिनकी नौकरी गई है, वो अंदर जाने के लिए बवाल काट रहे हैं, रास्ते पर सो गए हैं, पुलिस धक्का मारकर उनको बाहर निकाल रही है। जबकि स्टेडियम के अंदर का दृश्य आपने देखा होगा, और आप दिखाइए लोगों को, स्टेडियम के अंदर 25% भी सीट पर लोग नहीं थे, 75% स्टेडियम खाली था। तो जिनसे बात करने आप गई हैं, जिनके दुख को समझने आप गई हैं, आप उन्हीं से बात नहीं करिएगा। अपने पार्टी के भाड़ा के लोगों को लाकर आप स्टेडियम भर के, और कुछ गिने चुने लोग जो आपकी बात में हाँ मिलाएंगे, ऐसे लोगों को लेकर आपने जो कार्यक्रम किया है, आज पूरा पश्चिम बंगाल इसको देख रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, जिस तरीके से आपने इस पूरे पश्चिम बंगाल को भ्रष्टाचार के आग में झोंका है, इस पूरे पश्चिम बंगाल को अराजकता के माहौल में आपने लाकर खड़ा करने का काम किया है, पश्चिम बंगाल की जनता ये देख रही है, और आने वाले समय में सही समय पर सही जवाब आपको मिलेगा। अच्छा, आपको नहीं लगता 26,000 नौकरियां गई, उसमें से कुछ नौकरी तो ऐसी होगी जो सही तरीके से एग्जाम देकर, पढ़ाई कर मेहनत कर लोग हासिल किए होंगे? निश्चित तौर पर कुछ नहीं, उसमें ज़्यादातर नौकरियां ऐसी हैं। देखिए, मेरे पास तो कोई डेटा नहीं है, फिर भी मेरे पास जो जानकारी है वो उस जानकारी के हिसाब से लगभग 7,000 से 9,000 तक का नौकरी ही अवैध तरीके से हुआ, जिसके प्रमाण है, जिसका खाली बीमार है। मुख्यमंत्री जी ने तो पूरा जो रिकॉर्ड था इनके, माने शिक्षा विभाग के मंत्री और अधिकारियों ने उस पूरे रिकॉर्ड को बर्बाद करने का काम किया। वो तो सीबीआई है, जो हैदराबाद की कंपनी जिसने परीक्षा ली थी, वहाँ से जाके बीमार सीट वहाँ से बाहर निकाल कर लाई है, और उससे दूध का दूध और पानी। मुख्यमंत्री को सब पता है, मुख्यमंत्री से तो कोर्ट ने मांगा था कि आप बताइए, आपने अपने सरकार जांच करके बताए कि कितने लोग हैं जिनका टेंटेड है, जिनका रिजल्ट, जिनका पेपर टेंटेड है, जिसमें छेड़खानी किया गया है, ऐसा आप बता दीजिए, उनको छोड़ के बाकी लोग बहाल हो जाते। लेकिन इनको तो कहना था कि कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ बढ़िया है, क्योंकि पैसा लिए हैं। मतलब 26,000 का घर बर्बाद कर दिया। वो अपने पाप को छुपाने के लिए, अपने कुकृति को दबाने के लिए, अपने पार्टी के नेताओं के द्वारा किया गया पाप कुकृति को दबाने के लिए, उनके भतीजा ने जो रुपया लेकर इतना बड़ा भ्रष्टाचार को मदद किया, उसको दबाने के लिए। अभी आप कुछ दिन पहले देखें, एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिस ऑडियो में बताया जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी जी इतना पैसा पे राजी नहीं हो रहे हैं और 2-2 लाख रुपया सबसे मांगो। आप कल्पना कर रहे हैं कितना प्रमाण आपको चाहिए, लेकिन ये सरकार इतनी निर्लज्ज है, किसी भी कीमत पर 26,000 का, आपको पता है कितने साल हो गए,
जो कई लोग जो धरना दे रहे हैं, डीए की मांग कर रहे हैं, जो नौकरी की मांग कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं लोग, धरना पे धरना चल रहा है, उनका जीवन बर्बाद हो गया। एक एक आंदोलनकारी के ऊपर 50-50, 100-100 केस करके रखी है सरकार। ये सरकार कैसे बोलती है कि हम माँ माटी मानुस की सरकार है? इनको चिंता है क्या अपने लोगों की? इनको चिंता है सिर्फ पैसा, कट मनी, सिंडिकेट और अपने नेताओं का भरण पोषण करना, उनका पालन पोषण बढ़िया से हो, वो खूब बड़े गुंडा बने, इलाके के लोगों को डरा के रखें, इनका वोट बैंक जिंदा रहे। इसको छोड़ के इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। आप कोर्ट मानते हैं कि नहीं? निश्चित तौर पर मानते हैं, कोर्ट को तो मानना पड़ेगा। और देखिए, जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी है, आप राह चलते किसी व्यक्ति को बोलिएगा जिसको ज्ञान नहीं है, वो बोल सकता है कि हमको कोर्ट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप मुझे ये बताइए, जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, जो विधायक है, सांसद है, मंत्री है, मुख्यमंत्री है, वो व्यक्ति अगर बोलता है कि मैं कोर्ट नहीं मानूंगा, मैं कोर्ट को नहीं जानती, ये आदेश कैसे आ गया? अरे ये आदेश आपके पाप के चलते आया है। आप अगर उसी समय दूध और पानी अलग कर दी होती तो मामला खत्म हो जाता। आप तो मुख्यमंत्री है, आप तो राजहंस हैं, आप तो चोंच लगाती, तुरंत जांच का चोंच लगाती, दूध अलग कर देती, पानी अलग कर देती। राजहंस का काम क्या है? सरकार आपका है, मंत्री आपके थे, आपके मंत्री जेल में है, उस विभाग के सारे लोग जेल में हैं, वो पैसा कहाँ कहाँ दिए हैं, ये सारा सब कुछ प्रमाणित हो रहा है। ऐसे में कोर्ट के ऊपर जाना, कोर्ट से आगे बढ़कर बात करना, ये बोलना कि कुछ नहीं होगा, मैं सब संभाल लूंगी, ऐसे बोलने वाले कितने लोग इस धरती पर से विलुप्त हो गए, जिनका नाम लेने वाला भी कोई नहीं है। वो तो हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के बयान को बोलिए हम नहीं मानेंगे, पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। देखिए, ऐसा है, ये तो इनका बस चले तो ये संविधान भी बंगाल का अलग से बना दें, नोट भी अलग छाप दे, अपना फोटो लगा लें। इनका तो एक से एक बात है, ना ये सेना को मानती हैं, ना बीएसएफ को मानती हैं, ना सेंट्रल फोर्स को मानती हैं, ना चुनाव आयोग को मानती हैं। इनका अपना ही है, इनका एक अलग दुनिया है। ये चाहती हैं कि एक ऐसा देश, एक ऐसा राज्य बने जिसकी सर्वे सर्वा यही हो, जो आज के युग में मूर्ख को छोड़कर दूसरा कोई इस तरह की बात हिंदू को भी नहीं मानती, भगवान राम को भी नहीं मानती। नहीं, राम से तो इनका बड़ा पुराना प्रेम है। यही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी हैं, जिनको जय श्री राम बोलने पर इन्होंने सार्वजनिक रूप से मीडिया के माध्यम से कहा था कि ये देखो नमक गाला गाल दीजिए। जिनको जय श्री राम गाला गाल लगता था, जय श्री राम सुनते ही भड़क जाती थी, राजगाड़ी से उतर जाती थी, जिन्होंने कहा कि मैं तो बचपन से इतनी बड़ी हो गई, मैंने कभी रामनवमी नहीं देखा। रामनवमी कौन सा त्यौहार है? रामनवमी तो हमारे यहाँ नहीं होता है, हम तो काली और दुर्गा के उपासक हैं। वो मुख्यमंत्री 3 साल के बाद सार्वजनिक रूप से बोलती हैं कि राम तो दुर्गा का पूजा किए थे, अकाल बोधन किए थे। इतना ज्ञान इनके पास अचानक से कैसे आ गया? राम अकाल बोधन किए थे, माँ दुर्गा की स्तुति किए थे, पूजा किए थे, और आपको अगर रामनवमी मनाना है तो आप दुर्गा पूजा में मनाइए। अरे माननीय मुख्यमंत्री जी, आप बनर्जी परिवार में पैदा हो सकती हैं, आपको अगरबत्ती दिखाना नहीं आता है, आप 2 बार सीधा 2 बार उल्टा अगरबत्ती दिखाती हैं। आप बनर्जी परिवार में जन्म ले लेने से कोई ब्राह्मण हो जाएगा, कोई किसी को हिंदू धर्म की जानकारी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप तो देख कर भी नहीं सीखी हैं। आपको ये जानकारी होना चाहिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो अकाल बोधन का पूजन किए थे, वो रावण के साथ युद्ध लड़ने के समय किए थे। राम जी का जन्मदिन हुआ था चैत महीना के नवमी के दिन, इसलिए रामनवमी मनाया जाता है। उनके जन्म दिवस के अवसर पर रामनवमी की शोभा यात्रा निकलती है।